ये थ्योरी लिखना, इससे आपको ग्राफ को पढ़ने में आसानी होगी। क्या लिखेंगे आप? इफ कर्व ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज अबव द मेटल ऑक्साइड कर्व, if curve of reducing agent if curve of reducing agent if curve of reducing agent is above the metal oxide curve, if curve of reducing agent if curve of reducing agent is above the metal oxide curve comma reduction is not possible, reduction is not possible। ये केस 1 के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है। इफ कर्व ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट is above the metal oxide curve, reduction is not possible, ठीक है। यहां रिडक्शन नहीं होने वाला, रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। दूसरा पॉइंट लिखना इसका, नोट का दूसरा पॉइंट, इफ कर्व ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट if curve of a reducing agent is below the curve of metal oxide, if curve of a reducing agent is below the curve of metal oxide, then reduction will take place, हाँ चलो, फर्स्ट पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं बेटा। इफ कर्व ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट is above the metal oxide curve, if curve of a reducing agent is above the metal oxide curve comma reduction is not possible, if curve of a reducing agent is above the metal oxide curve, reduction is not possible, ठीक है। सेकेंड लिखेंगे, if curve of a reducing agent is below the curve of metal oxide, if curve of a reducing agent is below the curve of metal oxide, then reduction will take place, ठीक है। तो अच्छा हाँ देखो, सीआरक्यू के अकॉर्डिंग क्या चेंज आएगा, सीआरक्यू के अकॉर्डिंग ये चेंज आएगा। एक और ग्राफ बना दूं मैं, ये मान लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। और ये ग्राफ कहां से पास कर रहा हूं, यहां से, ऐसे सी से सीओ, क्योंकि मेरा बॉइलिंग पॉइंट ये है ना। तो अब मुझे बताओ, ये जो हमें जिंक मिलेगा, ये किस स्टेट में मिलेगा, बस इतना चेंज आएगा और कुछ नहीं आएगा। ये जो जिंक मिलेगा ये गैस स्टेट में मिलेगा, बस इसके अलावा और कोई चेंज नहीं आएगा, वही सारी कहानी रहेगी। इस रीजन में 1270 से पहले रिडक्शन नहीं होगा, इसके बाद रिडक्शन होगा तो जो जिंक मिलेगा वो गैस स्टेट में मिलेगा, ठीक है ना, बस ठीक है। तो जिंक का रिडक्शन गैस स्टेट में होता है, ओके। 1270 से पहले इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के यूज से इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। कार्बन, सॉरी किसका यूज कर रहे थे हम, कार्बन का, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कंप्लीटेड। चलो बेटा, अब हम इलिंगम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है, इलिंगम डायग्राम को। नहीं, आंसर नहीं है बेटा, इसमें कुछ पूछा नहीं गया है, वो केवल आपके इंफॉर्मेशन के लिए ग्राफ दिए गए। एक्चुअल में ये टाइम बचाने के लिए थे कि आपको ग्राफ ना ड्रॉ करना पड़े, ठीक है। बट क्या है कि अगर ग्राफ ड्रॉ नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको पार्ट वाइज ग्राफ ड्रॉ करा रहा हूँ, पार्ट वाइज। अब अपन पूरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना। तो हेडिंग लिखना बेटा, ग्राफ ऑफ इलिंगम डायग्राम या केवल ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 30 ड्रॉ कर लो बेटा, या आप कर लेना, मैं पॉइंट्स बता दूं, बोलो क्या करना है। ग्राफ ड्रॉ करूं कि मैं एक्सप्लेन कर दूं उसको। आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 है,
मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, टाइम बच जाएगा हमारा, ठीक है। पॉइंट बता, पॉइंट्स तो मैं लिखाऊंगा, वो तो बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो जैसे एक पार्ट है एच जी ओ, एच जी टू ऐसे जा रहा है और एच जी ओ कुछ ऐसे जा रहा है। बेटा किसका डिसोसिएशन हायर टेम्परेचर पर होगा? तो एच जी का, एच जी ओ के कंपैरिजन में, ठीक है। दूसरी चीज, एच जी किस स्टेट में आएगा? तो लिक्विड स्टेट में आएगा, एच जी लिक्विड स्टेट में आएगा। हेडिंग नहीं डालो आप, क्वेश्चन नंबर 30 डालो, मैं आपको पॉइंट्स लिखा दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लिंगम डायग्राम, इस तरह से हेडिंग हो जाएगी। अब एक चीज समझिए, जिंक, जिंक को आप देखो, जिंक का जो ग्राफ टर्न हुआ वो 2 बार टर्न हुआ है, मतलब जिंक हमें गैसीय स्टेट में मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें देखो, जो ये ग्राफ है, क्या कि ये ग्राफ जा रहा है Al2O3 के बनने का, और एक ग्राफ कुछ ऐसे है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, और ये टेम्परेचर ए दिया है विच इज 1350 डिग्री सेंटीग्रेड, 1350 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब एक बात समझना, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, क्या कि Al2O3 की रिएक्शन मैंने कराई मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये रिएक्शन हुई, टेम्परेचर है बेटा लेस देन 1350 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इज लेस देन 1350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एल्यूमिनियम सॉलिड बना प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या ये रिएक्शन होगी? क्या ये रिएक्शन होगी 1350 से पहले? क्या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर पाएगा? होगी ना, बिल्कुल सही अश्विनी। देखो क्या है कि जिस जो ग्राफ नीचे होता है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है। अभी मैग्नीशियम का ग्राफ नीचे है इस टेम्परेचर से पहले, तो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर मैं बोलूं कि ये टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया 1350 पे, तो क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? नहीं। अब Al2O3 का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव हो गया, Al2O3 का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, जबकि रिवर्स आ जाएगी। मतलब समझो, इस टेम्परेचर से पहले हम मैग्नीशियम से रिड्यूस करा सकते हैं Al2O3 को, इस टेम्परेचर के बाद एल्यूमिनियम उल्टा रिड्यूस कर देगा एमजीओ को। ये पॉइंट समझ में आया? ये ग्राफ देख के हम पढ़ सकते हैं, ये रिएक्शन जरूर लिख लेना। आप क्वेश्चन नंबर 30 के हेडिंग लिख के ये सारे पॉइंट्स लिख लो। क्या आप समझ में आया? बिलो 1350 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव, डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम नीचे है और Al2O3 ऊपर है, इसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है, तो जो नीचे होता है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है। आ गया ना समझ में? नहीं आया? अरे कहां पर प्रॉब्लम है भाई? अभी अभी तो मैंने एक चीज लिखा ही आपको नोट पॉइंट में, नहीं क्वेश्चन में गलत है। अब वो क्वेश्चन बेटा ड्रॉ किए होंगे ना, जो टाइप जिसने किया होगा उसने ड्रॉ किया होगा। द एक्चुअल डेटा इज 1350 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये एनसीईआरटी में आप देखना, 1350 डिग्री सेंटीग्रेड है एक्चुअल डेटा। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी जब टेम्परेचर 1350 से कम होगा, ये रिएक्शन रिवर्स आ जाएगी जब टेम्परेचर 1350 से ज्यादा हो, ठीक है। 1350 से टेम्परेचर अगर ज्यादा हो। कंप्लीटेड। तो बेटा आप उस ग्राफ को रीड कर पाएंगे। अब आप क्या काम करिए, है ना, आप हेडिंग लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लिंगम डायग्राम। इलिंगम डायग्राम शॉर्ट में मैं ईडी लिख देता हूँ, है ना, बार बार पूरा नाम नहीं लिखूंगा। इलिंगम डायग्राम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लिंगम डायग्राम। अरे इस पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत आ रही है क्या 1350 वाले में? रुको एक मिनट, मैं चैट देख लेता हूँ, शायद वीडियो ऑफ हो जाए। नहीं ग्राफ याद नहीं करना बेटा, ग्राफ तो कोई जरूरत नहीं, ग्राफ हमेशा दिया होगा आपको, ग्राफ हमेशा दिया होगा, याद नहीं करना है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि 1350 से नीचे अगर हम कराते हैं रिडक्शन,
तो ये mg का ग्राफ नीचे था ना बेटा, तो ये आसानी से इसको रिड्यूस कर देगा। लेकिन जैसे ही हम ऊपर ले गए, टेम्परेचर को एलिवेट किया, अब एमजीओ का बनना ज्यादा, क्या सॉरी, किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बनना ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो गया है। आप देखो एल्यूमिनियम का ग्राफ नीचे है और मैग्नीशियम का ग्राफ ऊपर निकल गया। तो जो नीचे होगा वो उसको रिड्यूस करेगा, रिएक्शन रिवर्स आ जाएगी। मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा सकती इस टेम्परेचर से ऊपर, है ना। इस टेम्परेचर से ऊपर अगर हम होंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लिंगम डायग्राम में। फर्स्ट पॉइंट लिखें। अब थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा आराम से लिखते जाना, और अगर जरूरत लगे रिपीट करने की तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, कार्बन कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ऑल मेटल ऑक्साइड्स। Carbon can be used as reducing agent for all metal oxides. Carbon can be used as reducing agent for all metal oxides because as temperature increases, because as temperature increases, because as temperature increases, oxygen affinity of carbon increases. Oxygen affinity of carbon increases. Oxygen affinity of carbon increases. ठीक है? And oxygen affinity of metal decreases. And oxygen affinity of metal decreases. And oxygen affinity of metal decreases. Oxygen affinity of metal decreases. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं यहां तक। Carbon can be used as a reducing agent for all metal oxides because as temperature increases, oxygen affinity of carbon increases and oxygen affinity of metal decreases. ठीक है? But carbon reduction is not suitable oblique economical for all metals. But carbon reduction is not suitable oblique इकोनॉमिकल, एक वर्ड लिख दो इकोनॉमिकल, सारी चीजें आ जाती हैं, कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल, है ना, और बेनिफिशियल सब आ जाएगा। तो सुइटेबल ऑब्लिक इकोनॉमिकल फॉर ऑल मेटल्स, फॉर ऑल मेटल्स। इस पॉइंट को समझना। क्वेश्चन नंबर 30 का ग्राफ देखिए आप। क्या मैं इसको रिएक्टिविटी का रिवर्स ऑर्डर कह सकता हूँ? देखो, मेटल ऊपर लेस रिएक्टिव है, नीचे हाई रिएक्टिव है। जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम हो रही है, मेटल नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, हम एक मिनट बेटा, मैं रिपीट कर दूंगा अभी। अब मुझे एक बात बताइए, कार्बन से सीओ का बनने का ग्राफ जो है, सी से सीओ का ग्राफ, वो कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ रहा है। तो उसका डेल्टा जी तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे नेगेटिव ही होता जाएगा। और मेटल ऑक्साइड का ग्राफ कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाते हैं, सारे मेटल ऑक्साइड के ग्राफ कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि मेटल ऑक्साइड की ऑक्सीजन एफिनिटी कम हो रही है मेटल की, और कार्बन की ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ रही है। मतलब हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो कार्बन के थ्रू हर एक मेटल को रिड्यूस करा सकते हैं। लेकिन ये इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है, वो कार्बन के साथ कार्बाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं उस रिएक्शन, उस एलिवेटेड टेम्परेचर पर, तो भी वो सुइटेबल नहीं होगा। इसलिए हम हर एक एलिमेंट का रिडक्शन कार्बन के थ्रू नहीं करते। ठीक है, तो लास्ट लाइन में बोल रहा हूं फिर से, बट कार्बन रिडक्शन इज नॉट सुइटेबल ऑब्लिक इकोनॉमिकल फॉर ऑल मेटल्स, फॉर ऑल मेटल्स। चलिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट बेटा, एस ब्लॉक metals and aluminium, as block metals and aluminium, as block metals and aluminium are obtained by electrolysis of fused state. As block metals and aluminium are obtained by electrolysis of fused salt. स्टेट में लिखना बेटा, electrolysis of fused salt. ठीक है, fused salt, comma, carbon reduction required very high temperature. Carbon reduction required very high temperature. Carbon reduction required very high temperature
carbon reduction required very high temperature, and due to high reactivity they form carbide, and due to very high reactivity they form carbide, and due to very high reactivity they form carbide. ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, वो सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं बेटा, लेकिन इनका डेल्टा जी बहुत नेगेटिव है ना, इनके मेटल ऑक्साइड के बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो एलिवेटेड बहुत हाई टेम्परेचर पर ये रिड्यूस होंगे, इतने हाई टेम्परेचर पर कार्बन इनके साथ रिएक्ट करके कार्बाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, कार्बन रिडक्शन रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, carbon reduction required high temperature, and due to very high reactivity they form carbides, due to high reactivity they form carbides। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखें बेटा इसमें, oxides of Ag, Au, Pt are not stable। oxides of Ag, Au, Pt है ना, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। oxides of Ag, Au, Pt are not stable, are not stable, so they are reduced by metal displacement। जब कार्बन से रिडक्शन का सवाल कब होगा बेटा, जब ऑक्सीजन हो। अगर इनके ऑक्साइड ही स्टेबल नहीं है तो ऑक्सीजन होगा नहीं, तो कार्बन गेन क्या करेगा, कार्बन किसको हटाएगा, बात समझ में आती है ना। तो इनके ऑक्साइड्स ही स्टेबल नहीं है, ऑक्साइड्स ऑफ Ag, Au, Pt आर नॉट स्टेबल, oxides of Ag, Au, Pt are not stable, so they are reduced by metal displacement। I am repeating, oxides of Ag, Au, Pt are not stable, so they are reduced by metal displacement, so they are reduced by metal displacement। ठीक है, so they are reduced by metal displacement। ओके, क्या यहां तक में किसी की कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया ना, थ्योरी पॉइंट? अगर बताया मैं तो उसको रिपीट कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की तरफ। लास्ट मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ऑक्साइड्स ऑफ Ag, Au, Pt, oxides of Ag, Au, Pt are not stable, so they are reduced by metal displacement, so they are reduced by metal displacement। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बेटा क्या था कि एस ब्लॉक और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो अगर हम इस टेम्परेचर पर कार्बन से रिडक्शन कराएंगे तो वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जबकि हमें तो रिड्यूस करना था। तो इसलिए उनके लिए कार्बन रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू रिड्यूस करते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। और कैसे करेंगे वो आगे पढ़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, कार्बन कैन बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ऑल मेटल ऑक्साइड्स बिकॉज as temperature increases oxygen affinity of carbon increases, है ना, oxygen affinity of carbon increases and oxygen affinity of metal decreases, oxygen affinity of metal decreases, but carbon reduction is not suitable oblique economical for all metals। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट समझिए बेटा, आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर, after a certain temperature oxygen affinity of sulfur is greater than, after a certain temperature oxygen affinity of sulfur, oxygen affinity of sulfur is greater than, is greater than copper, Hg, Pb। after a certain temperature oxygen affinity of sulfur is greater than copper, lead, Hg, so they are reduced by self reduction, so they are reduced by self reduction, so they are reduced by self reduction, so they are reduced by self reduction। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन कॉपर, लेड एंड मरकरी, सो दे आर रिड्यूस्ड बाय सेल्फ रिडक्शन। देखो बेटा ये ग्राफ है क्या,
इसको मैं आपको ऐसे बताऊं, क्योंकि हमने अभी इसमें एस से SO2 का ग्राफ नहीं ऐड किया। देखिए सबसे ऊपर जीरो, जीरो के नीचे, नीचे ग्राफ है Ag2O का, इससे ऊपर ग्राफ है HgO का, फिर इसके और नीचे ग्राफ है Cu2O का, इसके और नीचे ग्राफ होगा लेड का, क्योंकि लेड की रिएक्टिविटी कॉपर से क्या होती है, कम होती, लेड की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होगी, तो लेड ऑक्साइड। अब इस पॉइंट पे यहां पर कॉपर से नीचे, कॉपर से नीचे है कि, एक मिनट बेटा, है ना, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड कॉपर से ज्यादा है, कॉपर से ज्यादा है, कॉपर से नीचे। देखो इस पॉइंट पे कहीं पर एक ग्राफ है जो अपने इलिंगम डायग्राम का पार्ट नहीं है, बट मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, एस से SO2 का ग्राफ, एस से SO2 का ग्राफ। अब इस चीज को समझ लीजिए आप, जब सल्फर से हम SO2 को बनाएंगे तो ये जो ग्राफ है, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद, देखो सर्टेन टेम्परेचर के बाद लेड ऑक्साइड से भी नीचे आ गया, कॉपर ऑक्साइड से भी नीचे आ गया, और मर्करिक ऑक्साइड से भी नीचे आ गया। तो इनके लिए हम सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस यूज करते हैं। सेल्फ रिडक्शन किस किस के लिए यूज करते थे, कॉपर, मर्करी और लेड के लिए। तब होता क्या था, मैंने आपको प्रोसेस ही बताया था कि लेड ऑक्साइड है और लेड सल्फाइड है, ये दोनों बने थे ना, हमने 2/3 पार्ट और को क्या किया, ऑक्साइड कर दिया, और बचा हुआ ऑक्साइड बने हुए बचे हुए सल्फाइड के साथ, बना हुआ ऑक्साइड बचे हुए सल्फाइड के साथ। अब क्योंकि सल्फर की ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ गई टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाने पर, क्योंकि इसका ग्राफ ज्यादा नेगेटिव हो गया, डेल्टा जी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, तो यहाँ पर SO2 का बनना ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, प्लस ये लेड डिपॉजिट हो जाएगा। तो आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन कॉपर, Hg एंड लेड। सो इन तीनों के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन तीनों के लिए हम यूज करते हैं सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन। तो आप ग्राफ में वहीं पर जहां आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 वाला ग्राफ जो है, उसमें आप क्या करो, कॉपर के नीचे लेड की एक लाइन बना लो, और एक लाइन बिल्कुल पैरेलल खींच लो इसको टेम्परेचर के, जिसमें सल्फर से SO2 है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम कॉपर, मरकरी और लेड के लिए क्यों यूज करते हैं सेल्फ रिडक्शन मेथड। तो ये इस टेम्परेचर के बाद होगा बेटा, ये T0 मान लोगे, अगर इस टेम्परेचर के बाद ही रिड्यूस होगा। अच्छा ये तो हमेशा हो जाएंगे कॉपर और Hg। इस पॉइंट को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन 30 में, हाँ क्वेश्चन 30 में बनाना है इसका, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 30 में बनाना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 30 का मैंने अपर पार्ट ड्रॉ किया है। Ag के लिए सेल्फ रिडक्शन यूज क्यों नहीं करते हैं, देखो Ag तो उसका ऑक्साइड ही स्टेबल नहीं है, तो हमने वही किया ना कि Ag के लिए तो अपन कौन सा यूज करते हैं, वो मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस, उसके तो सल्फाइड ओर से ही डायरेक्ट अपन मेटल डिस्प्लेसमेंट करा लेते हैं। उसका ऑक्साइड स्टेबल नहीं है, तो फिर हम ऑक्साइड ऑक्सीजन हटाएंगे क्यों, समझ रहे हो ना बात को, इसलिए। अच्छा बोर्ड ब्लर है, चलो मैं बता देता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 30 में कॉपर ऑक्साइड का जो ग्राफ है ना Cu2O का, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड, फोर्थ लाइन जो आ रही है ऊपर की तरफ Cu2O जा रहा है, उस ग्राफ से नीचे एक बिल्कुल पैरेलल लाइन टेम्परेचर के बना दीजिए, मतलब जो CO2 वाली लाइन है उसके पैरेलल बना दीजिए। ये मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, देखो ये लेड ऑक्साइड है, और यहां से यहां पर ये जो ग्राफ है आपका, ये S से SO2 का ग्राफ है, SO2 का ग्राफ है। तो सल्फर की ऑक्सीजन एफिनिटी भी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। लास्ट पॉइंट बेटा नोट करें, लेटेस्ट एनर्जी, जो भी पॉइंट है नंबर डाल लेना, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिंगम डायग्राम का, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ MnO2 एंड Cr2O3 इज वेरी हाई। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ MnO2 and Cr2O3 is very high. Lattice energy of MnO2 and Cr2O3 is very high. Lattice energy of
MnO2 and Cr2O3 is very high. So to initiate so to initiate reduction reaction so to initiate reduction reaction, high temperature is required. High temperature is required. So to initiate reduction reaction, high temperature is required. High temperature is required, which is not compensated by which is not compensated by which is not compensated by formation of CO oblique CO2, which is not compensated by formation of CO oblique CO2. CO oblique CO2. मैं यहां तक फिर से रिपीट करता हूं. Lattice energy of MnO2 and Cr2O3 is very high. Lattice energy of MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड मतलब कि जो पायरोलोसाइड था एंड Cr2O3 जो कि क्रोमाइड से मिलता था इज वेरी हाई. सो टू इनिशिएट reduction reaction high temperature is required. High temperature is required, which is not compensated by formation of CO oblique CO2. CO oblique CO2. ठीक है. देखो CO और CO2 दोनों कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं. इनका बनना उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा क्योंकि उनके बनने में उतनी बॉन्ड एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी की रिक्वायर्ड है MnO2 और Cr2O3 को तोड़ने के लिए. ठीक है. तो वही मैंने बोला कि लेटेस्ट एनर्जी ऑफ MnO2 एंड Cr2O3 इज वेरी हाई. सो टू इनिशिएट रिएक्शन हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड विच इज नॉट कंपनसेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ CO ऑब्लिक CO2. उस हाई टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. ठीक है. तो आगे लिखना बेटा इसमें नेक्स्ट लाइन से. सो दे आर रिड्यूस्ड बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल aluminium. So they are reduced by highly electropositive metal aluminium. So they are reduced by highly electropositive metal aluminium, comma, formation of Al2O3 with high lattice energy. Formation of Al2O3 with a high lattice energy. Formation of Al2O3 with high lattice energy can compensate required energy. ठीक है. तो फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा. सो दे आर reduced by highly electropositive metal aluminium, comma, formation of Al2O3 with high lattice energy can compensate required energy. तो इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी की बात अगर हम करें तो MnO2 और Cr2O3 को हमने क्या लिखा था बेटा? एल्यूमिनोथर्मिट प्रोसेस है ना. एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, थर्मिट प्रोसेस. एल्यूमिनोथर्मिट प्रोसेस क्या करते हैं इसमें? देखो MnO2 की रिएक्शन करनी है एल्यूमिनियम के साथ है ना. सॉलिड डस्ट ले लेंगे, एल्यूमिनियम डस्ट, और यहां पर हमें हीट करना होगा, मतलब इनिशिएशन देना होगा. इनिशिएशन. ठीक है. तो होगा क्या? Mn बनेगा प्लस Al2O3 बनेगा सॉलिड, प्लस हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, मतलब कि रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. क्यों? क्योंकि Al2O3 की लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा है. तो Mn जो मिलता है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है. एल्यूमिनोथर्मिट प्रोसेस में इनिशिएशन एनर्जी हम देते हैं, इनिशिएट करते हैं, स्पार्किंग देते हैं, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है. अच्छा, यहां पर हमने कार्बन क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि कार्बन से बनता CO या CO2, लेकिन उसका बनना उतना स्पॉन्टेनियस नहीं है हाई टेम्परेचर्स पर, क्योंकि CO CO2 के बॉन्ड टूट जाएंगे, बॉन्ड एनर्जी कम है.
लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें भी तो दूसरी एनर्जी जो रिलीज करानी है, डेल्टा एच को नेगेटिव कराना है, वो किसकी हेल्प से होगा? Al2O3 के फॉर्मेशन से। तो अगर मुझे क्रोमियम, देखो Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम सॉलिड, इसके साथ अगर मैं हीट करूंगा तो मुझे मिलेगा क्रोमियम लिक्विड प्लस Al2O3, और ये भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट रिलीज होगी बेटा इसमें। इस रिएक्शन को आपने लोअर क्लासेस में ऐसे पढ़ा होगा कि हम आयरन ऑक्साइड लेते हैं सॉलिड, और इसमें एल्यूमिनियम सॉलिड ले लेते हैं और इनिशिएट करते हैं रिएक्शन को, इनिशिएट कर देते हैं, इनिशिएशन एनर्जी देनी पड़ती है। तो Fe तो मिलता है लिक्विड स्टेट में, और Al2O3 मिलता है सॉलिड, प्लस हीट निकलती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस Fe को अपन रिपेयर करने में यूज करते हैं बेटा, जो रेलवे ट्रैक्स में गैप हो जाते हैं या ब्रोकन पार्ट जो होते हैं, उसको ट्रैक को रिपेयर करने में डायरेक्ट लिक्विड वहां पर फिल करके इसको सर्टिफाई किया जाता है। तो Fe लिक्विड, तो इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये सारे जो मेटल्स ऑब्टेन होंगे फ्री फॉर्म में, वो लिक्विड स्टेट में होंगे, है ना, बॉइलिंग पॉइंट पर, वो सॉरी मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, इसको इनिशिएट कैसे करते हैं? इनिशिएट कैसे करता है एल्यूमिनोथर्मल प्रोसेस में? तो देखना, इसको अपन बोलते हैं रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, है ना। इनिशिएशन बेटा डस्ट, ये है डस्ट, लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी ज्यादा है, हीट हीट इनिशिएशन, है ना, और डस्ट। तो इसमें हम देखो इस तरह का एक इक्विपमेंट लेते हैं बेटा रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम में, ये एल्यूमिनोथर्मल प्रोसेस रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम है, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, ठीक है, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, ये कुछ ऐसा एक डायग्राम होता है, बनाना नहीं अभी, है ना। यहाँ पर एक टैपिंग प्लग होगा, टैपिंग प्लग होगा, इसमें हम पता मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं बेटा, मैग्नीशियम रिबन, है ना, Mg रिबन, मैग्नीशियम रिबन, और मिक्सचर लेते हैं यहाँ पर, इग्निशन मिक्सचर, जो कि होता है मैग्नीशियम प्लस बेरियम ऑक्साइड, है ना, बेरियम ऑक्साइड का मिक्सचर। तो बेरियम ऑक्साइड जैसे ही है ना, अपन मैग्नीशियम को रिबन को बर्न करते हैं ना, मैग्नीशियम यहाँ से बर्न होते हुए जाता है और बेरियम ऑक्साइड के संपर्क में आता है, बेरियम ऑक्साइड बर्न होने लगता है। तो बेरियम ऑक्साइड जैसे ही बर्न होगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, सॉरी बेरियम पर ऑक्साइड है ये, है ना, Ba2+ एंड O2-, 2-, तो बेरियम पर ऑक्साइड है, ज्यादा रिएक्टिव होगा, जल्दी बर्न होगा, ऑक्सीजन गैस में निकलेगी और बर्निंग होगी, तो इनिशिएट कर देती है इस रिएक्शन को। और जैसे ही एक बार इनिशिएशन हुआ, Al2O3 का बनना इतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस है कि हाई अमाउंट ऑफ लेटिस एनर्जी रिलीज होगी, तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगी, इसलिए हमें अंदर जो लाइनिंग करनी होगी ना बेटा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की करनी पड़ेगी, ताकि ये, है ना, ये क्या ना हो, ये मेल्ट ना हो। क्रूसिबल यूज करते हैं, क्रूसिबल, क्रूसिबल हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है। ये आप ड्रॉ नहीं करें, इसको आप देख लें पेज नंबर 1 पर, पेज नंबर 1 पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम बी पार्ट जो है, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, इसमें आप देखो ऊपर मैग्नीशियम रिबन है, ऊपर मैग्नीशियम रिबन है, और कैल्शियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, ऊपर मैग्नीशियम रिबन है, नीचे इग्निशन मिक्सचर है, इग्निशन मिक्सचर में ब्रैकेट में लिख लो बेरियम पर ऑक्साइड, BaO2 लिख लो वहां पर, बेरियम पेरोक्साइड का मिक्सचर हम यूज करते हैं, मतलब मैग्नीशियम प्लस बेरियम पेरोक्साइड इज नोन एज इग्निशन मिक्सचर, कभी पूछा जा सकता है, बेरियम पेरोक्साइड प्लस मैग्नीशियम इज नोन एज इग्निशन मिक्सचर। क्रूसिबल है, क्रूसिबल जो हाई टेम्परेचर बियर कर सकती है, अंदर थर्माइट मिक्सचर होगा बेटा, थर्माइट मिक्सचर मतलब कि ये, ठीक है, और मैग्नीसाइड की लाइनिंग की है, लाइनिंग मतलब हाई टेम्परेचर को बियर कर सके ये। फिर टैपिंग प्लग, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट लिक्विड स्टेट में मेटल मिल जाएगा बेटा, क्लियर है। तो ये रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम है, और ये सारी रिएक्शंस मैंने लिख दी एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस की, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। तो इसको हम कार्बन से क्यों नहीं कराते, ये बात समझ में आ गई ना, कार्बन बनाएगा CO CO2, इतने हाई टेम्परेचर पर CO CO का बनना ही फिजिबल नहीं है, तो हमें एक ऐसा मेटल ऑक्साइड चाहिए जो कि ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करे, ठीक है। मैं लास्ट को फिर से बोल देता हूँ, इग्निशन मिक्सचर में होगा, इग्निशन मिक्सचर में होगा मैग्नीशियम प्लस बेरियम पर ऑक्साइड, Mg+BaO2, Mg+BaO2, ये है आपका इग्निशन मिक्सचर।
तो मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ MnO2 and Cr2O3 is very high. Lattice energy of MnO2 and Cr2O3 is very high. So to initiate reduction reaction, high temperature is required, which is not compensated by formation of CO/CO2. ठीक, यहां तक आपने लिख लिया था। अब मैं फिर से लास्ट रिपीट कर रहा हूं बेटा, सो दे आर रिड्यूस्ड बाय highly electropositive metal aluminium. So they are reduced by highly electropositive metal aluminium. So they are reduced by highly electropositive metal aluminium. ठीक है, comma, formation of Al2O3 with high lattice energy can compensate required energy. Formation of Al2O3 with high lattice energy can compensate required energy. The name of the reaction is aluminothermit process. Aluminothermit process. ALUMINO. Aluminothermit process. ठीक है, THERMIT. Aluminothermit process. It is also known as reduction by aluminium. ठीक है, last line. So they are reduced by highly electropositive metal aluminium, comma, formation of Al2O3 with high lattice energy. Formation of Al2O3 with high lattice energy can compensate required energy. Can compensate required energy. Can compensate required energy. ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स हैं वो हम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 29, इंफॉर्मेशन मात्र है बेटा, ये लिख तो नहीं रहे हैं? डायग्राम में क्या है कि ऊपर मैग्नीशियम रिबन है, ऊपर मैग्नीशियम रिबन है, फिर नीचे इग्निशन मिक्सचर है जिसमें बेरियम पेरोक्साइड का मिक्सचर है बेटा मैग्नीशियम के साथ। तो क्रूसिबल है जिसके अंदर मैग्नेसाइट लाइनिंग है। मैग्नेसाइट होता है बेटा क्या, MgSO3 है ना, जो टूट के MgO ही देता है मैग्नेसाइट। तो Mg मैग्नेसाइट की लाइनिंग है, क्रूसिबल है, बेरियम पेरोक्साइड का मिक्सचर है, इग्निशन मिक्सचर और टैपिंग प्लग। तो इसमें थर्मिट हमने लिया हुआ, थर्मिट क्या है, MnO2 प्लस एल्यूमिनियम का मिक्सचर। जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें इनिशिएशन टेम्परेचर देना पड़ेगा, इनिशिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर देते हैं बेटा, इग्नाइट कर देते हैं। मैग्नीशियम वन बर्न होते हुए जब अंदर जाएगा तो बेरियम पेरोक्साइड में ब्लास्ट होगा, बेरियम पेरोक्साइड रिएक्ट करेगा Mg गैस, है ना। तो वहां पर रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन में हाई अमाउंट ऑफ O2 गैस रिलीज होगी, है ना, और एनर्जी बनेगी। तो वो एनर्जी इसको, इस रिएक्शन को इनिशिएट कर देगी, जिससे Al2O3 बनने लगेगा। Al2O3 का बनना बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है क्योंकि हाई लेटिस एनर्जी को रिलीज करता है। तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो गई और रिएक्शन फॉरवर्ड आई, जो मैग्नीज बना वो लिक्विड स्टेट में है क्योंकि एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे ही बनता है। ठीक है, हाँ, जिस स्टेट में वो ट्रांजेक्ट करेंगे ना, इंटरसेक्ट करेंगे, उसी स्टेट में हमें आंसर करना है कि उसकी स्टेट होगी। ओके, चलो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा, ये केवल इंफॉर्मेशन है जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी। देखो, जैसे आपके पास डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, ये रफ कर रहा हूं मैं ऊपर वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 29 में। डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इसमें देखिए, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो, और टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, ठीक है, तो किसी भी टेम्परेचर पर ये रिएक्शन फेवरेबल होगी। क्यों, देखो, अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव है तो ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पर फेवरेबल होगी क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव आ गया। दूसरा पार्ट देखो इसका, नीचे वाला, डेल्टा एच नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो बेटा नेगेटिव नेगेटिव तो हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एच ज्यादा हो टी डेल्टा एस से।
ये वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। जब डेल्टा एच बड़ा होगा, वो ज्यादा नेगेटिव होगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। थर्ड केस देखो, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या बोला? ये पॉजिटिव है और टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली ऊपर का साइन पॉजिटिव, ये वाला साइन नेगेटिव। तो ये कब स्पॉन्टेनियस होगा? जब डेल्टा एस छोटा हो और टी डेल्टा एस बड़ा हो। जब टी डेल्टा एस बड़ा होगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस हैं डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए। एक चौथा केस ले लूं अगर मैं, डेल्टा एच पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बताओ क्या कभी अगर मैं डेल्टा एच को पॉजिटिव ले लूं और टी डेल्टा एस को नेगेटिव ले लूं, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। हाँ, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। 30 हमने कर लिया, 31 हो गया है। 32 देखो बेटा, ये ग्राफ है, लिंगम डायग्राम। हाँ, मैग्नीशियम सभी को रिड्यूस कर सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बेटा, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर मैग्नीशियम की बात करो तो मैग्नीशियम सभी को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन वही चीज है, इकोनॉमिकल प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, इकोनॉमिकल प्रोसेस नहीं, ये उसके लिए नहीं है बेटा, ये अलग से एक पार्ट है, अपना डिस्कशन हो चुका है, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। नहीं, कोई पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको। देखो उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दे दी पॉइंट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर, कि क्यों हम करते हैं, और लास्ट पे हमने रिएक्शन लिख लिया एल्यूमिनियम थर्मल प्रोसेस में। चलो क्वेश्चन नंबर 32, इलिंगम डायग्राम फॉर द रिडक्शन ऑफ हेमेटाइट। हेमेटाइट Fe2O3 से Fe बनाना है, हेमेटाइट से। ठीक है, तो कितने पर कर रहे हैं? 1073 केल्विन पर। किसकी हेल्प से करेंगे बेटा बताओ, कार्बन से या सीओ से? ज्यादा, इस टेम्परेचर से पहले, इस टेम्परेचर से पहले ज्यादा नेगेटिव कौन होगा? डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव किसका हो रहा है, कार्बन का कि सीओ का? डेल्टा जी किसका ज्यादा नेगेटिव? सीओ का। सीओ ध्यान से देखो, सीओ का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है। तो 1073 केल्विन से पहले अगर आयरन का रिडक्शन हो रहा है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 ग्राफ में बना देता हूं। देखो ये है सी से सीओ, और ये है सीओ से CO2, और एक ग्राफ ये जा रहा है किसका? Fe का ग्राफ, FeO3 का। चलो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, Fe2O3 का ग्राफ। अब मुझे बताओ, है ना, देखो इस पर ये टेम्परेचर कितना दिया इन्होंने? इस टेम्परेचर से पहले CO एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और इस टेम्परेचर के बाद कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जब हम इसका रिडक्शन पढ़ेंगे ना बेटा, इसका रिडक्शन हम पढ़ेंगे ब्लास्ट फर्नेस में, तो इसका अलग अलग टेम्परेचर पर होता है रिडक्शन, अलग अलग टेम्परेचर पर। तो जब लो टेम्परेचर होगा 1073 केल्विन से पहले, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करेगा, और जब हाई टेम्परेचर होगा तो कार्बन रिड्यूस करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिसका ग्राफ नीचे जाएगा वो रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये इससे हम ग्राफ को रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, कॉपर एंड कार्बन ऑक्साइड के ग्राफ। बेटा कॉपर को कौन कौन रिड्यूस कर सकता है और किस किस टेम्परेचर पर? कौन सबसे कम टेम्परेचर पे, किस किस टेम्परेचर पर करेगा? टेम्परेचर तो वैसे आप यहां से नहीं देख सकते क्योंकि रैंडमली किसने ड्रॉ किया है इसको। आप तो मुझे बताओ, कार्बन को कौन कौन रिड्यूस कर सकते हैं? क्या तीनों कर सकते हैं? तीनों? बिल्कुल, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूस कर देगा, कार्बन भी रिड्यूस कर देगा, और कार्बन से सीओ का बनना, CO2 का बनना, सब रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि सारे ग्राफ सीओ के ग्राफ से नीचे हैं। ठीक है, 34 हमने डिस्कस कर ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 41, अगर आपको ग्राफ पढ़ना आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 41 देखो एक बार।
आपको प्रैक्टिस के लिए बेटा आज ही क्या करना ना, बीके जसवाल अगर हो तो उसके क्वेश्चंस कर लेना, पैसेज में क्वेश्चन है और बुक में भी क्वेश्चन है इसके इलिंगम डायग्राम के। At the temperature corresponding to which of the points in the following figure, FeO will reduced to Fe by coupling the reaction FeO gives Fe plus O2 with all of the following reactions. C से CO2 वाला भी कर दे, C से CO भी कर दे और 2CO से CO2 भी कर दे। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें सब रिड्यूस कर देंगे? बी पॉइंट, बी पॉइंट पे तो FeO मेटल ऑक्साइड का वो पॉइंट होना चाहिए कि सारे के सारे कर्व नीचे होने चाहिए, बाकी सारे कर्व। सी पॉइंट, ए बी, इसमें सी पॉइंट कहाँ है बेटा? ए बी दिख रहा है मुझे, ई दिख रहा है और डी दिख रहा है। ए बी डी और ई है, 3 पॉइंट है। हाँ गरिमा, डी पॉइंट होगा, डी पॉइंट। देखो ध्यान से, डी पॉइंट के नीचे सारे ग्राफ आ रहे हैं, इसका मतलब डी पॉइंट पे हम सारी रिएक्शंस के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, डी पॉइंट होगा, आंसर डी कर लेना इसका, पॉइंट डी। क्वेश्चन नंबर 37 हमने कंप्लीट कर लिया है। मोर मोनो, देखो क्वेश्चन नंबर 37, कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन बिलो 983 बट अबव दिस टेम्परेचर द रिवर्स इज ट्रू, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? ये हम लिख चुके हैं, ग्राफ बनाया था, पॉइंट भी लिखे थे कि इससे पहले ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, इससे पहले ये स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कैसे करोगे? मैं इसको डिक्टेट करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 38 को, आप बताओ कैसे आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए ग्राफ आप फॉलो करिए। क्वेश्चन ग्राफ 32, क्वेश्चन नंबर 32 का ग्राफ फॉलो करो और बताओ। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा, देखो 1073 केल्विन को कैन बी यूज्ड FeO टू Fe, हाउ कैन यू जस्टिफाई? क्योंकि उसकी जो स्पॉन्टिनिटी है ना, वो ज्यादा है। ठीक है, तो नोट करना बेटा, एट टेम्परेचर एबव, मैं आंसर लिखा रहा हूँ, स्कूल एग्जाम में आ सकता है, ऑक्सीजन एफिनिटी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप नोट कर लें, एट टेम्परेचर एबव 1073 केल्विन, at temperature above 1073 Kelvin, 1073 Kelvin, है ना, at temperature above 1073 Kelvin, coke can be used, coke can be used to reduce, coke can be used to reduce FeO to Fe, FeO to Fe at temperature above 1073 Kelvin. Coke can be used to reduce FeO to Fe because as per Illingham diagram, because as per Illingham diagram, at temperature greater than 1073 Kelvin, because as per Illingham diagram, at temperature greater than 1073 Kelvin, delta G of C, CO, इसका मतलब क्या है? C से CO का बनने का डेल्टा G, है ना, is less than डेल्टा G FeO, Fe to FeO, Fe to FeO, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज एज पर इलिंगम डायग्राम एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 1073 केल्विन, डेल्टा जी C to CO is less than delta G Fe to FeO. So C to CO reaction is more spontaneous. So
C2CO reaction is more spontaneous. So C2CO reaction is more spontaneous. C2CO is more spontaneous. Hence, coke can be reduced Fe to FeO. Hence, coke can be reduced Fe. Hence, coke can be reduced FeO to Fe. ठीक है, FeO to Fe. और इसके रिस्पेक्ट में, इसके सपोर्ट में आपको एक ग्राफ ड्रॉ कर देना है, डेल्टा जी नॉट और यहाँ पर टेम्परेचर. क्या ग्राफ ड्रॉ करोगे बेटा? देखो इस तरह से, अभी जो हमने बनाया था कि यहाँ से यहाँ पर C से CO का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ था ये CO से CO2 का था, और एक ग्राफ Fe का कुछ इस तरह से निकाल देना, ये Fe से FeO का ग्राफ है ना. तो ये टेम्परेचर जो है ये इन्होंने कितना लिया है, 1073 केल्विन. देख सकते हो आप, इस टेम्परेचर के बाद ये मोर स्पॉन्टेनियस है, इसका डेल्टा जी कम है इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये रिएक्शन मोर स्पॉन्टेनियस है. तो सी से सीओ इज मोर स्पॉन्टेनियस. ठीक है, लास्ट में रिपीट कर रहा हूं मैं. हेंस कोक कैन रिड्यूस FeO टू Fe. और ये ग्राफ बना लेना बेटा, ये ग्राफ आप क्वेश्चन नंबर 32 से देख के बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 40 के लिए क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 40. Although thermodynamically feasible in practice, magnesium metal is not used to reduce for alumina in metallurgy of aluminium. Why? Thermodynamically, अच्छा होल स्टेटमेंट रिपीट कर दूं मैं, चलो हाँ, नॉट इकोनॉमिकल, बिल्कुल नॉट इकोनॉमिकल. तो मैं स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूँ बेटा फिर से. एट टेम्परेचर above 1073 Kelvin, coke can be used to reduce FeO to Fe, है ना. At temperature above 1073 Kelvin, coke can be used to reduce FeO to Fe because as per Illingham diagram, at temperature greater than 1073 Kelvin, delta G of C to CO is less than delta G Fe to FeO. ठीक है, so C to CO reaction is more spontaneous. Hence, coke can be used, coke can be reduced FeO to Fe. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का भी आंसर लिख लीजिए. CRQ का क्वेश्चन नंबर 40. ठीक है, क्या आंसर लिखेंगे बेटा? हाँ, नोट करना. क्वेश्चन नंबर 40. टेम्परेचर below the point of intersection of Al2O3 and magnesium oxide curves. Temperature below the point of intersection of Al2O3 and magnesium oxide curves. Temperature below the point of intersection of Al2O3 and magnesium oxide curves. Magnesium can reduce alumina. Magnesium can reduce alumina. Alumina ब्रैकेट में आप Al2O3 लिख लेना. Magnesium can reduce alumina, but the process will be uneconomical. But the process will be uneconomical. But the process will be uneconomical. Question number 40 repeat कर रहा हूं मैं. Temperature below the point of intersection. Temperature below the point of intersection of Al2O3 and MgO curves. MgO curves. Magnesium can reduce alumina. Magnesium can reduce alumina. Magnesium can reduce alumina, but the process will be uneconomical. But the process will be uneconomical. मैग्नीशियम भी कॉस्ट मेटल है, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे एल्यूमिनियम को रिड्यूस करने में, तो प्रोसेस विल बी अनइकोनॉमिकल. ठीक है, ओके.
अब तो बेटा इलिंगम डायग्राम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। आपको अभी है ना 1 या 2 दिन में क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और वो क्वेश्चन अपने पैकेज में भी है इलिंगम डायग्राम के काफी सारे, आप ढूंढो जहां पर ग्राफ देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो, और बीके जसवाल में भी दिए गए हैं, ठीक है। इसके आगे अपन क्वेश्चन नंबर 41 फिर से बोल दूं, क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 41। और बेटा क्वेश्चन नंबर 41 में देखो, एक्चुअल में हमें ये देखना है कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें सबके सब रिड्यूसिंग एजेंट एफ को रिड्यूस कर दें, तो वो पॉइंट होगा उस पॉइंट के नीचे सारे पॉइंट नीचे होंगे, ठीक है ना। सी से सीओ का CO2 का ग्राफ, सी से सीओ का ग्राफ, या सीओ से CO2 का ग्राफ, ये सारे ग्राफ नीचे होने चाहिए उस पॉइंट पे, ठीक है। इसलिए डी पॉइंट आंसर होगा आपका, डी पॉइंट पे ये सारे ग्राफ नीचे हैं, तो डी पॉइंट टेम्परेचर पर सारे रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस कर सकते हैं। किसको रिड्यूस कर सकते हैं बेटा, एफईओ को रिड्यूस कर सकते हैं उससे। और ये नीचे की तरफ जो आ रहा है वो गलत है, ड्रॉ है ना, वो ऐसा पॉइंट नहीं होंगे, ये नीचे की तरफ कभी ग्राफ नहीं आता मेटल ऑक्साइड। कभी भी आपको बोले कि इसमें से कौन सा ग्राफ गलत है मेटल ऑक्साइड का, हमेशा देखना जो ग्राफ नीचे आ रहा हो, जो ग्राफ नीचे आया वो गड़बड़ है, गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, और वो हमने एंट्रोपी से देखा था, ठीक है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडक्शन, है ना। अभी हम एक लिस्ट बना लेते हैं कितने रिडक्शन हमें पढ़ने हैं, तो हेडिंग लिखिएगा बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडक्शन, देखो पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसके लिए यूज करते हैं, तो एज ब्लॉक एंड एल्यूमिनियम, एज ब्लॉक एंड एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करना है। दूसरा है बेटा कार्बन रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन, ठीक है। कार्बन रिडक्शन हम यूज करते हैं बेटा आयरन के लिए, जिंक के लिए, टिन के लिए, और लेड के लिए भी यूज कर सकते हैं कार्बन रिडक्शन। तो 4 मेटल होंगे जिनके लिए हम कार्बन रिडक्शन यूज करना है। उसके बाद है बेटा सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन हम किसके लिए यूज करते हैं, तो आपके पास सेल्फ रिडक्शन में 3 मेटल हैं, कॉपर, मरकरी और लेड। फोर्थ पॉइंट है रिडक्शन बाय मेटल, रिडक्शन बाय मेटल। देखो रिडक्शन बाय मेटल के भी 2 पार्ट होंगे बेटा। अगर हमें किसी मेटल से डिस्प्लेसमेंट कराना है रिडक्शन बाय मेटल, तो एक होता है हाइड्रो, पानी में जब हम कराते हैं, और वो होता है किसके लिए, एजी के लिए, एयू के लिए और पीटी के लिए। और दूसरा होता है पायरो में भी हम मेटल डिस्प्लेसमेंट करते हैं बेटा, और वो है आपके पास कौन कौन सा, वो है एक तो एल्यूमिनोथर्मिड प्रोसेस, और दूसरा है क्रॉल प्रोसेस। ये हमें पढ़ना है अभी। हाइड्रो हम पढ़ चुके हैं, पायरो में एल्यूमिनोथर्मिड प्रोसेस पढ़ लिया, क्रॉल प्रोसेस अभी पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट है रिडक्शन में रिडक्शन बाय H2, है ना। ये अपन को नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है वैसे तो, रिडक्शन बाय H2, बट याद रखना आप, है ना, रिडक्शन बाय H2 के थ्रू जो हम रिडक्शन करते हैं बेटा, वो है मॉलिब्डेनम, टंगस्टन एंड बोरोन, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन और बोरोन, ठीक है। 6 है रिडक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन, तो थर्मल डिकम्पोजिशन से जो रिडक्शन करते हैं वो हम करते हैं किसका, Hg का बेटा, Hg का, मरकरी का। तो इतने रिडक्शन अब हमें पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एस ब्लॉक में सोडियम के लिए और मैग्नीशियम के लिए पढ़ेंगे, और एल्यूमिनियम के लिए पढ़ेंगे, 3 के लिए पढ़ेंगे। कार्बन रिडक्शन में आयरन, जिंक, टिन और लेड, चारों के लिए पढ़ेंगे। सेल्फ रिडक्शन कॉपर, सिल्वर, लेड, इसके लिए भी सेल्फ रिडक्शन। रिडक्शन बाय मेटल,
मेटल के थ्रू हम ये हाइड्रोमेटलर्जी पढ़ चुके हैं, AgAu मेटल डिस्प्लेसमेंट लीचिंग वाले पार्ट में। और इसका दूसरा है पायरो, एल्यूमिनोथर्मल प्रोसेस, अभी अभी एल्यूमिनियम से रिड्यूस कराया था, MnO2 को, Cr2O3 को और Fe2O3 को। लेकिन क्रॉल्स प्रोसेस पढ़ना है, थर्मल डिकम्पोजिशन केवल मरकरी के लिए, ये भी पढ़ना है। तो इतने डिफरेंट टाइप ऑफ रिडक्शन अभी हमें पढ़ना बाकी है। ठीक है, अभी हमने केवल रिडक्शन का बेसिस पढ़ा है, वो है इलिंगम डायग्राम। तो हाउ टू सिलेक्ट अ रिड्यूसिंग एजेंट एट अ सुइटेबल टेम्परेचर, ये हमने स्टडी किया। तो ग्राफ रीड करना आपको आ गया होगा, और ग्राफ के बेसिस पे आप सारे आंसर आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये लिस्ट अप कर लें, लिस्ट अप कर लें। नेक्स्ट क्लास से अपन इसी को स्टार्ट करेंगे। क्रॉल्स प्रोसेस लिख लेना बेटा, टाइटेनियम के लिए यूज होता है ये, फॉर टाइटेनियम क्रॉल्स प्रोसेस। नहीं बेटा, अभी लीव ना करें, रुक जाए थोड़ा सा। इंपोर्टेंट पॉइंट का 4 पॉइंट रिपीट कर दूं मैं। ओके, फोर्थ पॉइंट था बेटा, आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर, आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ सल्फर is greater than copper, lead, and mercury. Copper, lead, and mercury. So they are reduced by self-reduction. So they are reduced by self-reduction. After a certain temperature, oxygen affinity of sulfur is greater than copper, lead, and mercury, Cu, Pb, and Hg. So they are reduced by self-reduction. ठीक है, उनको हम सेल्फ रिडक्शन से रिड्यूस करते हैं। सेल्फ रिडक्शन से यूज करते हैं बेटा। हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए एक बार मुझे बताना, सीआर के ऊपर मेंशन कर दें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 किया है, 30 है ना, 31, 32, 33, ग्राफ तो सारी डिस्कस कर लिए, 34, और ये केवल इंफॉर्मेशन है बेटा, है ना, 37, 38 और 40, 41। ठीक है, 42, 43 तो अपना हो गया। फिर ये तो फर्नेस है, क्वेश्चन नंबर 44 लास्ट में डिस्कस होगा। प्रोडक्शन ऑफ यूजिंग सेल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, हाइड्रोमेटलर्जी, अभी ये नहीं करेंगे, रिफाइनिंग भी नहीं किया है। बस बेटा, यही तक अपन ने किया है। 6 का बी, हाँ 6 का बी कर लिया था, 6 का बी पार्ट। ठीक है, 37 का आंसर बता दूं, 37, हाँ 37 का आंसर बेटा याद करो, जहां पर हमने ये ग्राफ बनाया था ना, मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए थे, ये वाला ग्राफ है ना, यहाँ पर 7-10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, वही इसका आंसर है। 2 पॉइंट बताए थे नोट, ब्लो 7-10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, और एबव 7 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, 7-10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये उसका आंसर हो जाएगा। सेम आंसर आपको लिखना है जो मैंने आपको नोट कराया। चलिए बेटा, तो यहीं तक अपन एंड करते हैं, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप याद से, आप इस पे याद से क्या करो, जो क्वेश्चन है वीके जायसवाल के और पैकेज के इलिंगम डायग्राम के, वो अभी कर लेना अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले, तो जो डाउट होंगे ना वो आप डिस्कस कर पाओगे। ठीक है, चलिए, एक डाउट देख रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन